नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जानने के प्रयास करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। और इसमें इस लर्निंग में हम जानेंगे कि कंपनी जो कि कहती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ द स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल की बात करती नज़र आती है, जिसके वेबसाइट्स पे इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं। और कंपनी क्या क्या कहती है उसके बारे में एक नज़र डालेंगे, फिर हम जानने के प्रयास करेंगे उसके मार्केट के बारे में, मार्केट की पोटेंशियल के बारे में, और मार्केट की रिएक्शंस जो कि चार्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती नज़र आती है उसकी आकलन करने का प्रयास करेंगे। पहले एक नज़र इस कंपनी के बारे में, आखिर कंपनी क्या करती है। तो कहती है द वर्ल्ड ऑफ द फाइन केमिकल्स, यस, यसो इंडस्ट्रीज, अर्थात ये कंपनी का नाम यसो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर्स परफॉर्मेंस chemicals for industries as the diverse as the rubber and latex, food and flower, perfume, uh, इसके बाद lubricants, especially applications since 1993। 1993 से ये कंपनी कामकाज में है और इस तरह की बिजनेस कंपनी करती आ रही है, जिसका काम है स्पेशल केमिकल्स रिलेटेड, चाहे वो फूड के लिए हो, बेवरेज के लिए हो, या परफ्यूम में यूज होने के लिए ही क्यों ना केमिकल्स का यूज होता हो, उस पर कामकाज करती है, चाहे वो रबर और एक्सेस लेटेक्स की बात करती हो। तो चलिए आज इसी पे जानने की प्रयास करेंगे। कहती है स्टेट टेक्नोलॉजी इनेबल्स इन द डेवलप सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द क्वालिटी प्रोडक्ट की सब दावा करती है। तो इसकी दावा कितनी तक सच होती है वो तो मैनेजमेंट कितना बिकवाली करता है उसी में पता चलेगा। तो कहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इन इज आवर कोर स्ट्रेंथ, इसका अर्थात ये है इनके पास R&D पे कामकाज करती है। कंटिन्यू इनोवेशंस, प्रोसेस ऑपरेशंस एंड द प्रोडक्ट enhancement complements and the best experience in the 2 decades, और 2 decades से कामकाज करती है। और इसका अच्छा खासा चार्ट देखने को मिला। कहती है ये शो इन द वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड में कहती है जो हमारे पास ये सारे के सारे क्या क्या हैं केमिकल्स, चाहे केमिकल्स फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता हो, या एरोमा में यूज करता हो, या फिर रबर केमिकल्स हो, या फिर इसमें लुब्रिकेंट की ही बात क्यों नहीं करती नजर आए। तो इस तरह की इनके वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं इसकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम चार्ट में देख रहे थे कि लगातार इसका चार्ट में सस्टेन करती नज़र आती है, स्टॉक में क्या क्या पोटेंशियल बनती नज़र आती है। यहाँ पे एक महीने के चार्ट को कंप्लीट पहले देखते हैं। एक महीने में लगता है कि स्टॉक लगातार एक ग्रो लेवल पे चलती नज़र आती है। तो क्या इसके पीछे कुछ सेंटिमेंटल भी है, या केवल स्टॉक में एक फंडामेंटल के बेसिस पे चलती नज़र आती है, या टेक्निकल चार्ट ही ऐसा कहता है। तो चलिए पहले जानने का प्रयास करेंगे 2000 के आसपास का प्राइस रहा है। तो पहले हम इस प्राइस को छोड़ते हैं, क्योंकि ये प्राइस तीन इम्पैक्ट से बनती है, एक फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल, और तीसरा है सेंटीमेंटल। मतलब तीनों के तीनों देखा है तो बड़े लंबे पीरियड के लिए ये है, उससे छोटे पीरियड के लिए ये है, और सबसे छोटे पीरियड के लिए ये निकल के आते हैं। तीनों को कंबाइन करेंगे तो मार्केट में करंट प्राइस निकल के आती है। तो बुक वैल्यू कितना है, 257 का, जो कि इंडस्ट्रियल की जो कि कहा जा सकता है कि इनकी कंपनी का जो अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन है वो निकल के आती करीब 666 का। उसके बाद कंपनी का ये अर्निंग पर शेयर कितना है, 50 रुपये का। अब अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे हम क्या समझना चाहेंगे, स्टॉक पी। तो स्टॉक पी कहती है, इससे हम करते हैं इसको डिवाइड, तो निकलती है स्टॉक पी, और वो हटती निकल के 38.6 का। जबकि इंडस्ट्रियल पी क्या कहती है, अभी भी इंडस्ट्रियल पी कहता है 42 रुपये का। यदि इंडस्ट्रियल अभी भी 42 का है और ये 38 का है, अर्थात अभी कितना का डिफरेंस है, नियरली 1%। तो अभी भी 1.25% का अभी भी यहाँ पे गिरावट वाला पोजीशन, अर्थात ये अंडर वैल्यूड है। अर्थात ये स्टॉक अभी 1.5%, तो 2000 से 2%, मतलब 1% के हिसाब से कितना होता है, इतनी बढ़ती नजर आ सकती है इसके हिसाब से। यदि ये इतनी बढ़ती नज़र आती है इसकी बेसिस पे, तो ये स्टॉक में कितने गुने की जंप आएगी वो सोचिए। इसका कम से कम यदि बुक वैल्यू के परसेंटेज देखें तो 7% के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है बुक वैल्यू से। तो इसके लेवल से देखें तो करीब करीब ये 2225 तक जाने की टारगेट है, क्योंकि इसका हायर साइड भी देखने को मिलता है, जो हाई और लोअर साइड भी
एक यहाँ पे देखने को मिलता है कि हायर साइड में 2427 तक का हायर साइड गया था, ऐसा कुछ इनका अंदाजा है, या इसको भी हम देखने का जो 24-25 तो जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो है जानने के लिए जाके कंपनी का आरओसी की बात। तो हिस्टोरिकल डेटा आरओसी कहती है करीब 12.7, आरओई कहती है 21.5, और डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है इसका 1.97 के आसपास, और करंट रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा है 1.06 के आसपास। कंपनी का डिविडेंड कोई पेइंग ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा रहा है, हल्का पार्ट इसको नहीं के मुताबिक मानते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये का, और 71% 72% होल्डिंग में जो कुछ प्रमोटर्स होंगे उन्होंने क्या किया, वो अपनी प्लेस कर रखा है 0.04% की इनकी स्टेक जो है ना वो प्लेज हो रखी है। और आगे कहती है जिनका एक डेटा हमने लिया है, स्पेशल डेटा की बात करने वाला हूँ। स्पेशल डेटा क्या दर्शाती है इसके प्रति वो समझने का प्रयास करते हैं, चलते हैं उसको समझने के प्रयास। अब ये कहती है जो हमने लिया है स्पेशल एआर वर्सेस सेल्स, एआर वर्सेस प्रॉफिट और डेटर्स डे का, ये हमने इसलिए लिया है कि उसको समझने के लिए जो आखिर क्या इसका पोटेंशियल्स हैं इसको लेकर के। ये कहना चाहता है जो एआर वर्सेस सेल्स कितना है 21%, एआर वर्सेस प्रॉफिट कितना हुआ, तो कहता है प्रॉफिट का नियरली कितना गुना 218% क्या है एआर पर बचा हुआ है। उस 218% में प्रॉफिट ही है जो कि मार्केट से उनके पास पैसा नहीं आया है। और डेटर्स डे इनके पास कितने दिन में पैसा देता है, 76 दिन में इनके पास पैसा देता है, ये इनका आंकलन निकल के आता है। अब आते हैं एक नज़र हम कंपनी पे डालने का प्रयास करते हैं और वो क्या कहना चाहता है। कई बार मेरा शायद लैपटॉप की बैटरी का इशू हो सकता है, शायद ऐसा कुछ निकल के आता है, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट, कई बार दिक्कत हो सकती है व्यूअर्स के लिए। तो खैर मेरा शायद कुछ इशू आती है इसके अंदर, तो मैं इसको फिक्स नहीं कर पाता हूँ, कई बार तो फिक्स हो जाता है, कई बार मुझे से फिक्स नहीं होता है बिकॉज मैं इस स्किल्स से नहीं हूँ। तो इसमें देखा गया कि यहाँ पे कंपनी कहती है स्पेशल केमिकल फूड में काम करती है, और ये जो उन्होंने स्टडी किया था वही लुब्रिकेंट और बाकी सारी चीज़ें, खास के कहती है हमारी कंपनी यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया में कामकाज करती है। दोस्तों मैं इसमें कई बार मेरा कंपनी बोल देता हूँ, मेरा कंपनी नहीं है, बेसिकली कंपनी जिसका भी हो, कंपनी कहती है, कंपनी के जो डेटा बेसिस करते हैं उसके बेसिस पे मैं उसको समझने का प्रयास करता हूँ। अब कहते हैं हम आगे चलते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं किसको, इसके पीयर्स को। पीयर्स क्या कहती है इसके बारे में, तो पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स में टोटल देखा जाए तो करीब जो कि 41% का टोटल पीयर्स में जो डेटा है, जो एवरेज निकल के आती है उसमें ये जो है येसो इंडस्ट्रीज 38 नंबर पे है, अर्थात 38.55 पे इसका पी, अर्थात इनका पोटेंशियल अभी भी मार्केट में जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड प्राइस है, अभी भी ये प्राइस ओवर वैल्यूड होने वाला है, और ये ओवर वैल्यूड हो सकता है क्योंकि इसकी जो इंडस्ट्रीज है और इस हिसाब से जो पी कहता है। लेकिन पी के हिसाब से देखें जो, तो पी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन डेट्स के हिसाब से देखें तो डेट्स के हिसाब से थोड़ा सा ओवर बर्डन निकल के आती है, 200% के इनके पास डेट्स ज़्यादा है किससे, इक्विटी से। तो इनके बाकी सारे कंपनी में इस तरह के एक कंपनी छोड़ के गोदरेज इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा निकल के आती है। चलिए आगे आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके लेटेस्ट में, और लेटेस्ट क्या है इसका रिजल्ट में क्वार्टरली रिजल्ट कहती है कि लगातार क्या हो रही है, जहाँ पे लगातार हमारा ग्रोथ लेवल बनती नजर आती है, 107 करोड़ से हम 176 करोड़ तक आ गए। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहती है कंपनी जो करीब हमारे पास 17% के आसपास की निकल के आई है अभी तक। और इसके बाद प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट कहती है 16 करोड़ के, और इससे पहले देखा है तो सिर्फ 16 करोड़ के आसपास था, 21 करोड़ 21 करोड़ इसके बाद 21 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट था। फिलहाल ये इसको तीसरे पैदान पे रखा जा सकता है, लेकिन ये कोविड के बाद यदि कुछ पीरियड को देखें तो मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ अच्छा धीरे धीरे रिकवरी करती नजर आ सकती है। प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस में 170 करोड़ से चलती हुई 596 करोड़ था 700 करोड़ तक पहुंच जाती है इनका सेल्स, ये भी अच्छी बात है। जहां तक इनकी प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात है वो 17% के आसपास एज ए सेम एवरेज के आसपास निकल के आती है, 17% के आसपास।
जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में पिछले साल से तो गिरावट आई। इसको लेकिन कुछ ओल्ड हिस्टोरिकल डेटा के टाइम पे देखा जाए तो उसमें अच्छी खासी जंप है, जहाँ पे 2 करोड़ तक का आसपास प्रॉफिट बनाती थी कंपनी, वहाँ पे 57 करोड़ का 64 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है साल दर साल। तो फिर इसकी परफॉर्मेंस तो लगातार अच्छी नज़र आती है ना। चलिए आगे कहती है, हम दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या स्टॉक की एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे तो आप स्टॉक को खरीदो बेचो रखो, ये आपकी मर्जी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट, हम अपनी तरफ से एक समझने का प्रयास करते हैं। एज ए लर्नर जो समझते हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम चलने का प्रयास करेंगे अब कहाँ पे, इसके एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर, और वो हमने 24 या 52 वीक की हाई की हमने पोजीशन देख ही लिया था। इसके बाद यहाँ पे हमने चार्ट को यदि देखा जाए, यहाँ पे बीएससी पे चार्ट पे क्या कहती है, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, मैं जरा एक नज़र डालता हूँ कहाँ पे। नंबर ऑफ ट्रेड काफ़ी नहीं होता है स्टॉक में, जैसे कुछ कंपनी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है ना, पूरे दिन सेकंड सेकंड पर ट्रेडिंग होती रहती है, इसलिए उनका चार्ट भी एक यहाँ पे चार्ट आपको लगेगा जो छोटा सा विंडो है, कभी गिरता है कभी चलता है। तो इसका रीजन ये है जो पे ट्रेडिंग एक वॉल्यूम से नहीं होता, काफ़ी कम ट्रेडिंग होता है, इसका वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी कम होता है। ऐसे हम एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल के चार्ट में ये सेम प्राइस के आसपास लगातार कितनी टाइम रहा है, जो कि एवरेज के आसपास कहा जा सकता है। दोबारा जब गिरा था तो फिर एवरेज के पास ही कामकाज किया था बहुत दिनों तक, लेकिन फिर उन्होंने जब सेंटीमेंट को चेंज किया तो फिलहाल इस एवरेज पे आके आगे खड़ी हुई, और यहाँ पे एक छोटा सा पैनिक था। और ये पैनिक क्यों था वो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये पैनिक में हो सकता है, मैं ये कहता हूँ पैनिक में जो हुआ था उसमें जो टॉम बना रखा है, एक बिल्डिंग बना रखी है बीच के अंदर कुछ टाइम फ्रेम में, उसमें इस बिल्डिंग से किसी ने बिल्डिंग बनाया होगा, किसी का बिल्डिंग गिरा होगा, यही हुआ होगा। जो कि अक्सर स्टॉक मार्केट में चीज़ें होती है, कुछ की कमाई कुछ की गवाही चलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट कहती है रिजनेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या इनका रिजाइन हो जाता है, और क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो की बात करते नजर आए थे। और यहाँ पे प्रोमोटर्स ग्रुप ने अपडेट किया है अपनी होल्डिंग्स को, जो कि 31/5 को उन्होंने अपडेट दिया था। उसके बाद अर्थात यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि प्रोमोटर्स ग्रुप अपने शेयर को खरीदती या बेचती नजर आ सकती है। इसमें हम इसको जब रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे शेयर होल्डिंग की तो अब एग्जैक्ट पता चलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का डिविडेंड का पार्ट 24 का ऐसा कोई देखने को मिला, 23 तक का डिविडेंड था 50 पैसे का। उसको क्या माने क्या ना माने, क्योंकि ये रिसेंटली इस साल का कोई डेटा, आधा साल गुजर चुका है, अभी तक देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए कहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है इसका रेशियो। सबसे पहले हम ईयरली डेटा को एक कंप्राइड रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे, और उसमें क्या निकल के आती है। वो कहती है कंपनी जो हमने 3% की बिकवाली किया है, और देखने को ये आई जो 2021 के बाद कंपनी ने अपनी 3% पोजीशन को कम किया था 22 में, उसके बाद सेम है उठना ही रखा था, थोड़ा सा कभी बढ़ाती है कभी घटाती है, हल्की हल्की चलती रहती है। एफ आई की तादाद देखो तो एफ आई यहाँ पे 1% के आसपास, डी आई कोई नहीं है, और पब्लिक में सबसे ज़्यादा देखने को मिले करीब 27% के आसपास पोजिशन। और ये 27% के पोजीशन जो है वो क्या कहना चाहते, ठीक है, 27% के पोजीशन में देखा जाए तो 27% के पोजीशन में कुछ बड़े लोगों की बात जब जिग्नेश की नाम निकल के आती है, उसके बाद कुछ इसका फिलहाल पोजीशन नहीं देखने को आशीष कचोलिया का नाम निकल के आती है। इनके ये इन्होंने बेसिकली सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते नजर आए। इनके पास ढेर सारी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में ढेर सारा इनके पास स्टॉक्स, इनके पास शेयर होल्डर है। चाहो जब आप लिस्ट देखेंगे तो करीब 50-60 कंपनी का लिस्ट निकल के आएगा। एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं ये। इसके बाद देखा जाए तो निकल के आती है बैगरी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 2%, 1% मतलब इन पे रिटेल की तरफ देखा तो रिटेल क्या निकल के आती है। इनमें रिटेल के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखा जाए तो रिटेल कौन है, और रिटेल में 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट किसके पास है, और वो कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पे एनएससी की वीटा वर्जन मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आता है, जहाँ पे ये क्लियरिटी निकल के आती है जिसके पास कौन से वेस। तो यहाँ पे देखने को ये मिले जो 2 लाख से कम की पोजीशन में 15% 14% के लोग आसपास हैं, और जो कि 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो 6% से ज़्यादा क्या तादाद में लोग हैं यहाँ पे इस कंपनी में। और मुश्किल यह है यहाँ पे डीआई नहीं देखने को मिलता है इस स्टॉक में। आखिर डीआई क्यों नहीं है, इसके वजह सवाल उठते हैं। तो एक छोटे से इन्वेस्टर को सवाल उठता है, अच्छा डीआई नहीं है अर्थात क्या पोटेंशियल है मार्केट को लेकर के, या डीआई क्यों नहीं सोचती इस स्टॉक को लेकर मार्केट में पोटेंशियल है। तो
ये कई बार ये सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि चार्ट इसका देखेंगे तो चार्ट में लगातार पोटेंशियल ही नजर आता है, कहीं गिरावट का कोई संकेत देखने को मिलती नजर आती नहीं है, क्योंकि इसका फंडामेंटली वही सपोर्ट करती नजर आती है। और जो इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो टेक्निकल चार्ट में हम देखें, इसको एक नज़र डालने का प्रयास करें तो लगातार इसका बेस, हमेशा बेस बनाती नजर आती है स्टॉक, बेस बना के चलती है, और बेस बना के चलती है तो स्टॉक में फिर गिरने की बात और इससे कम नकल की आती है। अभी इसका पोजीशन लगातार जिस हिसाब से हमने इसका देखा था, जो कि क्या देखा था, वो देखा था हमने पी के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है, तो ये नियरली ये जो 2400-2500 के आसपास का टारगेट है वो तो अचीव करना करना ही है इसको। इससे 2400 से ज़्यादा 2500-2600 तक कहीं आगे मूवमेंट कर सकती है स्टॉक की परफॉर्मेंस आगे। इसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट के पार्ट को देखने का प्रयास किया। आप चाहते हैं कहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। लेटेस्ट अपडेट उन्होंने देखा ही था, इसका ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। अब 1 साल की और 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में चार्ट में क्या निकल के आती है, 5 साल में ये निकल के आई जो स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम जो था उसको छोड़ के देखा जाए तो करीब 5 साल में 180% का जंप करती है। ऐसे 1 साल में देखा जाए तो करीब 140%, और 6 महीने में देखा जाए तो करीब 303%। मतलब 6 महीने से लगातार स्टॉक ने एक अच्छी खासी पोजिशंस बना के रखी है। यहाँ पे जहाँ पे करीब 6 महीने में 300% का जंप हुआ। 1 महीने में देखा है तो 207%, और 5 दिन में लगातार थोड़ा सा गिरावट का प्रेशर था, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हुआ क्योंकि 52 की हाई उसने रिसेंटली तोड़ा था। उसके बाद थोड़ा सा पोजीशन उस पर थोड़ा सा गिरता नजर आया, और एक दिन के चार्ट में थोड़ा सा प्रेशर बनती नजर आई इस स्टॉक में, जहाँ पे प्राइस नियरली 2000 के आसपास और ऊपरी सतह जो है नियरली 2500 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट तो है। सपोर्ट बार बार सपोर्ट देखना जरूरी है, क्योंकि बार बार यदि मार्केट गिरता है इसके पीछे तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा बचती नहीं है। सपोर्ट इसके पास देखा जाए तो ये एक बड़ी सी सपोर्ट देखने को मिली इस प्राइस के आसपास, जहाँ पे 1600 के आसपास निकल के आती है, या फिर इस लेवल को देखा जाए जहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू इसके बारे में क्या कहती है तो उसके बारे में हम इसी चार्ट में देखा जाए। 50 डे का एवरेज देखा जाए तो पिछले 1 महीने में 50 डे का एवरेज से काफ़ी अभी ऊपरी सतह पे। 6 महीने का एवरेज देखें तो 6 महीने के एवरेज के आसपास यदि आती है तो फिर यहाँ से अच्छे से खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। ऐसे 1 साल और 3 महीने के हमने 50 डे एवरेज को देखने का प्रयास किया, और यहाँ पे देखा जाए यदि 3 साल के चार्ट को देखें तो 3 साल के चार्ट में एवरेज के आसपास वहीं आके 50 डे के चार्ट में खड़ी पड़ी नजर आती है। इसको यदि 200 डे को भी हम एक बार मार्क के देखें तो लेटेस्ट में कितने दिन के लिए, लेटेस्ट में हम 6 महीने या 1 महीने के चार्ट को देखें तो फिर उसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। स्टॉक दोनों तरफ से मूवमेंट ऊंची सतह पे कामकाज करती नजर आती है। दोस्तों हमने आज बात किया इस कंपनी का जिसका नाम था बेसिकली काम केमिकल्स में करती थी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर सप्लायर पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम था यशो इंडस्ट्री लिमिटेड, और इसके प्राइस और आगे हमने फंडामेंटल टेक्निकल और सामने एक एक एस्पेक्ट को हमने चर्चा किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके पेयर्स में यहाँ देखा था BSF आती है, आरती आरती शुगर सर्फ आती है, कुछ ऐसा नाम है, ऐसे ही कुछ नाम और निकल के हम कंपेयर करने का बैक टू बैक समझने का प्रयास करेंगे आगे चल के। कोई वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बिल्कुल बताना। कुछ ऐसा लगे आपको तो आपको ज़्यादा इस बारे में कुछ नॉलेज हो तो मुझे भी शेयर करना, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो मेरे लिए भी कामयाब हो सकती है, कामकाज हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।